अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पिछले साल सितंबर अक्टूबर से ऑनवर्ड्स अगर हम ईद से पहले पहले की बात करें तो हमें ये बताया जा रहा था कि अपोजिशन जो है वो उसमें बड़ा इत्तेहाद है और हुकूमत मुखालिफ वो तहरीक लाने का सोच रही है और ये हुकूमत बस आर या पार और एक झटका और फला फला। लेकिन उस वक्त से ये वक्त हो गया और अब सूरत हाल ये है कि जो वार हुकूमत पे हो रहे थे उस तमाम तर इंतशार का शिकार खुद अपोजिशन है। अपोजिशन के अगर आप बयान देख लें और अगर आप बयान ना भी देखें, ऑफ द रिकॉर्ड जो उन लोगों से गुफ्तगू होती है वो देख लें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे नज़र आती हैं कि इस वक्त हुकूमत की जो पोजीशन है वो कदरे मजबूत, काफ़ी हद तक मजबूत हो चुकी है। उसकी सिर्फ वजह अपोजिशन के फेलियर से नहीं है और अपोजिशन इत्तेहाद की नाकामियाँ ही नहीं है, हुकूमत की अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ भी हैं। आप माने या ना माने, मतलब मैं अपोजिशन की बात कर रही हूँ, लेकिन इस जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि मुझे याद है जब असद उमर साहब ने एक बात की थी कि कप्तान जो है वो क्रीज पर खड़ा हो गया और अब देखें तो लगता यही है कि हुकूमत ने क्रीज संभाल ली है, जम गई है और अब आने वाले वक्त में। अच्छा, बजट पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज मैं शहबाज शरीफ साहब का बयान सुन रही थी कि अवाम दुश्मन बजट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बजट तो अभी आया ही नहीं है। 2 दिन पहले हमारी इकोनॉमिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पूरी हुकूमत की तैयारियां है कि अवाम दोस्त बजट लेकर आएंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर अपोजिशन के पास क्या रह जाता है, इन तमाम चीज़ों पे ज़रा बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो PMLN के अपने अंदरूनी इख्तिलाफात, हमें शेख रशीद साहब आज कह रहे थे कि आपको नहीं लग रहा है कि नून में से शीन निकल रही है, तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है? ज़रा इन चीज़ों पर बात करते हैं। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ सीनियर रहनुमा है PMLN की ताहिरा औरंगजेब साहिबा, MNA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर हैं ओन अब्बास बप्पी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा, बैतुल माल के चेयरमैन भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ओन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं राना ताहिर साहब, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। तो सीनियर भी हैं, ज़रा इनसे बात का आगाज़ कर लें और टॉपिक भी बड़े मज़े का है और उन्होंने हंसना शुरू कर देना होता है। अच्छा, तो ये जो नून में से शीन निकलने का अमल शुरू हो गया है, होना है या मुकम्मल होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, पहली बात तो ये है, ना कोई शीन है ना कोई नून है। ना नून में से शीन निकलेगी ना शीन में से नून निकलेगी। अच्छा, फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि PTI के अंदर कौमी असम्बली में एक प्रेशर ग्रुप बन चुका है जिसकी क़यादत जनाब राजा रियाज साहब फरमाते हैं। गाहे गाहे आपको टॉक शो करते भी नज़र आते हैं, जहांगीर तरीन के घर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में एक फॉरवर्ड ग्रुप बन चुका है गवर्नमेंट के PTI का, जो जहांगीर तरीन साहब के घर में इशाइये पर भी जाते हैं, जोराने पर भी, और फिर टॉक शोज पर। चले, अगर मैं उनके बयानात की बात कर लूँ तो वो कहते हैं हम PTI थे, हम PTI रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाते हैं और PDM को यकजा करने की कोशिशें करते हैं। पीपल्स पार्टी को भी मौलाना साहब दावतें भिजवाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी वापस आई तो आप मुझे अलग समझिएगा, जनरल सेक्रेटरी नया ढूंढ लीजिएगा। मरियम साहिबा इंडोर्स कर देती हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के स्टेटमेंट को, और आप कह रही हैं कि ना नून है ना नहीं शीन नहीं, है। ना नून निकलेगी ना शीन निकलेगी। देखें, ये सिर्फ लोगों को हसरत ही रहेगी। ओके, जो ये बातें करते हैं उनके लिए एक बड़ा सुहाना, उन्हें लगता है ये ख्वाब है, लेकिन ये एक बड़ा उनके लिए डरावना ख्वाब है। अच्छा कि PMLN और ना कोई नून है ना शीन है, मुस्लिम लीग एक है। जी, और दूसरी बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है PDM के अंदर कि अगर वो आए तो मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाऊंगा, तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब चूँकि PDM के जनरल सेक्रेटरी हैं, मुस्लिम लीग नून से नहीं मैं इस जो मैं ओहदे का कोई PDM की ही ताल्लुक बात नहीं, कर रही हूँ। अच्छा, तो और उससे अब्बास कोई वफी फ़र्क साहब, नहीं पड़ता। ये तो शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन राना तनवीर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया और आज कल बड़ी मीटिंग भी लंबी चौड़ी हुई, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, फिर मरियम नवाज साहिबा। तो क्या ये जो इंटरनल रिफ्ट है इसकी बेनिफिशरी गवर्नमेंट है? इसको आपको लग रहा है कि अब आपको एक सुकून का सांस और आप ये सिमत मुतय्यन है, आप चलते रहेंगे सुकून से? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो इस मामला पे बेनिफिट नहीं करती कि अपोजिशन के साथ क्या रहा है। हमारा जो नैरेटिव था शुरू से था कि हमने अपने आप को परफॉर्म करना है। जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो चुका। इकोनॉमिक फिगर्स अगर नॉर्मली देखी जाए तो, मैं फिगर्स तो क्योंकि मुझे सारी ज़बानें याद है इकोनॉमिस्ट होने की वजह से, लेकिन क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मुसलसल हो रहा है कि पाकिस्तान एक वो टेक ऑफ कर गया। अब हमें ये इशू नहीं पड़ता कि शहबाज शरीफ क्या कर रहा है या मरीम बीबी क्या कर रही है, लेकिन एज एन एक गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन होने के नाते थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है।
वजह ये कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव जमहूरियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस किस्म की जमहूरियत में अब ये अपोजिशन चल रही है, जिसके पहले पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म बना, फिर उसके टुकड़े हुए, फिर उसमें जो बाकी जमातें रह गई थी जैसे मुस्लिम लीग नून है, उसके फिर टुकड़े होने शुरू हो गए। और अब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब सी हैरत हो रही है कि आज से 1 महीना पहले जो लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे तरीन साहब के हवाले से या अब ये हम ख्याल ग्रुप के हवाले से, आज उनको अपनी पड़ चुकी है। मैं तो आज ये भी सुन रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने एक पैगाम भिजवाया है, शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम भेजा है अपने भाई को, बड़े भाई को, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे जो ये हमारा जो नून लीग का बेड़ा है इसको अगर लीड करूं, तो शायद आपको मरियम का फैसला करना पड़ेगा। उसकी वजह है कि ये बयानिया अब मकबूल नहीं रहा। और मेरा ख्याल एज ए पोलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे, अगर मेरे साथ शायद आप ये एग्री करेंगे, जिस सख्त किस्म के एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लेके मरीम बीबी चली है, वो एक किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए शायद वायबल नहीं होता। लेकिन और विद इन द रैंक्स, उनको भी स्टॉप लग गया है, लाइक विद इन द रैंक्स, पार्टी रैंक्स में बहुत शहबाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। अगर नून लीग को एमएनए नेशनल असेंबली में इतनी वो फॉलोइंग शहबाज शरीफ की ना हो, पंजाब असेंबली के तमाम मेंबरान सारे के सारे शहबाज शरीफ पीछे खड़े। सो कल को अगर मरीम बीबी एक नया स्टांस लेती है, तो यू विल सी कि इस्लामाबाद की नून लीग डिफरेंट हो सकती है और लाहौर की मुस्लिम लीग डिफरेंट होगी वहां पे, और दो अलग-अलग लीडरशिप मतलब को लंदन पाकिस्तान से निकल के लाहौर अब इस्लामाबाद। उसकी वजह है कि देखें, यही जो खानदानी सियासत होती है ना, इसके नैरेटिव्स बड़े डिफरेंट होते हैं। अब ये खानदानी पार्टी बन गई है जिसमें पहले भाई था, बड़ा भाई था, फिर छोटा भाई था, अब भतीजी आ गई, साथ बेटा भी आ गया। जहां हमजा आएगा वहां मरियम नहीं खड़ी हो सकती। और जिस तरह मरियम बीबी ने इनकार किया था कि जब बुज़दार साहब के खिलाफ नई जनरेशन होती है, पीपल्स पार्टी ने आज से 1.5 माह पहले इनको कहा था कि हमजा अपना इसको ले आते, हमजा को आप ले आए, हम आपके साथ खड़े होते हैं, बुज़दार खिलाफ जो है ना वो लेके आ जाए वोट। उन्होंने फौरन कहा था कि नहीं, हमजा शहबाज शरीफ को कोई बात नहीं हो सकती। तो मरियम बीबी न्यू इट कि अगर मैंने एक दफा ये भाग दौड़ दे दी हमजा शहबाज शरीफ को, उसके बाद पार्टी को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं रहेगा। और आप ये देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा राना ताहिर साहब, दो चीजें, एक तो ये कि आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि आप क्या किस तरह से देख रहे हैं जो इंटरनल रिफ्ट है या नहीं है, नून में से शीम निकल रही है या नहीं निकल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो नैरेटिव की बात ये कर रहे हैं ना, मरियम बीबी के नैरेटिव की, उसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी ये बात बड़े खुलेआम कह रही है कि जब से हम पीडीएम से निकले हैं तो दोनों के नैरेटिव्स में नरमी आ गई है। वो नैरेटिव जो पीडीएम में रहते हुए बड़ा शोर होता था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और ये तमाम चीज़ें, अब वो उन्होंने वो चीज़ें करना रोक दी हैं। इससे इसका क्या कनेक्शन है कि जब पीपल्स पार्टी बाहर निकली तो वहाँ से फुल स्टॉप लग गया? देखिए, बात यह है कि ये जहाँ तक बात कर रही थी ना मैडम मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर एक पार्टी है ही नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। सीरियसली? ये एक बिल्कुल खानदान की एक बिल्कुल जागीर जैसे होती है, इसकी सूरत हाल वो है। और ये जो शहबाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज़ का बयानिया है या नवाज़ शरीफ का बयानिया, ये आज की बात नहीं है। ये जब इक़्तिदार में थे तब भी शहबाज शरीफ साहब का बयानिया एक होता था और नवाज़ शरीफ साहब का, और ये दोनों भाइयों ने एक अपना चक्कर चलाया हुआ है। वो कि जी ये जो है ये कहे, आप देखें शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 3 साल में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। शहबाज शरीफ साहब तो कभी बोलते ही नहीं, वो तो हिस्ट्री पे रिकॉर्ड पर है। मेरी बात सुने, मैं आपको माजी में भी बताता हूँ कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर भिजवाने का मामला था, तो इनकी जो किचन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी भाईजान आप इनको जाने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो अपना एक हमेशा रखा हुआ, वो कोई अपनी सिर्फ, लेकिन जो बात अभी कर रहे थे और अब्बास साहब के मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा और हमजा शहबाज, इनकी चपकलिश सियासी अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद है कि दोनों एक दूसरे को आगे नहीं आने देना चाहते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो सिर्फ लोगों को चक्कर देने के लिए इधर उधर करते रहते हैं। और अभी चूंकि गवर्नमेंट ने ज़रा सख्त पॉलिसी अपनाई है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनको बाहर नहीं जाने दिया गया, शहबाज शरीफ साहब ने और थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया। लेकिन ये जो पीडीएम है, ये पीडीएम जो है ना, इसमें तो देखें कोई एक चीज़ भी कदरे मुश्तरक नहीं थी। एक ही था कि ये सारे ये किसी ना किसी हवाले से नैब के मुल्ज़म है, सारे पीडीएम वाले। ठीक है। अच्छा, अब मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं डिटेल में, क्योंकि फिर वो इंटरनल रिफ्ट जो भी है आप माने या ना माने, लेकिन बहरहाल बज़ाहिर बयानात से भी नज़र आ रही है। अब पीडीएम के हवाले से भी मैं ये बात कर लेती हूँ। शहबाज शरीफ साहब पीडीएम में, जाहिर सी बात है वो पीडीएम को दोबारा से उसका एक रिवाइवल भी चाहते हैं, उनको भी तो पॉलिटिक्स करनी है, मरियम बीबी कर चुकी हैं। जहाँ मरियम शहबाज शरीफ साहब होते हैं वह मरियम साहिबा नहीं होती हैं, जहाँ मरियम साहिबा होती हैं वहाँ शहबाज शरीफ नहीं होते। इस बहस से भी क़तई नज़र
पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल आपके लिए काबिल कबूल है पीडीएम में आपके साथ, या आपको नहीं है? आपसे मुराद ऑफ कोर्स पीएमएलएन। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन में जितनी जमातें होंगी और जो अपना किरदार मुस्बत अदा कर रही हैं और करती रहेंगी, हमारे लिए अपोजिशन की हर जमात काबिल कदर है। ठीक है, खा वो पीपल्स पार्टी है, खा JUI है, खा वो कोई भी जमात है जो पार्लियामेंट के अंदर है। दूसरा, आपने फरमाया कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब होते हैं वहाँ मरीम नवाज साहब नहीं, नहीं लेकिन ये बात अभी, ये जवाब आपका पूरा नहीं हुआ। काबिल कदर होना अपनी जगह है। नहीं, PDM हम में चाहते वापसी हैं। पीपल्स पार्टी की बगैर शो कॉज नोटिस का जवाब दिए हुए, पहले कहा गया शो कॉज नोटिस है, फिर कहा गया शो कॉज नोटिस नहीं है। आज फिर राना सनाउल्लाह और दीगर के जवाब बयान चल रहे थे कि शो कॉज नोटिस का जवाब दिए बगैर भी पीपल्स पार्टी वापस आ सकती है। तो आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे दो राय है। देखिए, पीपल्स पार्टी का वापस आना भी खुश आइंद है और उसको आना भी चाहिए। और अगर हमारी क़यादत ये कह रही है कि शो कॉज नोटिस के बगैर, जवाब दिए बगैर भी आ सकती है, तो फिर उसको, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। फिर तो वो अपोजिशन की एक शो जमात कॉज तो है। नोटिस वापस लेंगे आप लोग? नहीं, वो PDM में शो कॉज नोटिस दिया, PDM की तो बात कर रहे हैं। PMLN ने नहीं दिया। ओके। वो PDM के प्लेटफॉर्म से शो कॉज नोटिस गया। और चूंकि शायद खाकान अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी थे PDM के, तो उनके सिग्नेचर हुए, वरना वो नोटिस तो मौलाना साहब की तरफ से बना बनाया आया था। तो शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी वापस आती है पीडीएम में तो फिर अपना जनरल सेक्रेटरी ढूंढ ले। तो ये तो मुझे फारिग समझे। ये उनकी राय अपनी है, जाती मैं है। उस पर कोई कमेंट नहीं कर जाती है। सकती। ये उनकी जाती राय है, वो नहीं, कुछ मरियम भी कह साहबा ने सकते हैं। नोस किया नहीं, ठीक है, लेकिन कि वो उनके साथ खड़ी है। नहीं, वो बिल्कुल खड़ी होंगी उनके साथ, उन्होंने कहा है जैसे कि, लेकिन ये शाहिद साहब की अपनी राय है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। बाकी मैं इस ख़ानदान से सिर्फ सियासी तौर पे वाबस्ता नहीं, आप यकीन जाने 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया होगा, लेकिन मैंने आज तक इस ख़ानदान में इन दोनों भाइयों के दरमियान, जैसे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब में, एक सुई भी गुजरते बीच में से नहीं देखी। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। लेकिन जो लोग बातें करते हैं मैं बड़ी हैरत से सुनती हूँ। अब इससे बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 17% पे पहुँच गई है। हम बातें कर रहे हैं जी, मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया ये है, मरीम बीबी ये कह रही है, शाहिद साहब ये कह रहे हैं। बिल्कुल, माशी हालात जिसकी आप महंगाई की बात करें वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, और मेरा ख्याल है वही एक चैलेंज है। वही एक चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम ये सोचते रह जाएं, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, मियाँ साहब ने ये कहा, मरीम बीबी ने ये कहा, शाहिद ने ये कहा, तो असल मौजू से हम बड़ी दूर चले जाएंगे। अच्छा जी, और तो दूसरी बात मैं ये कहना हाँ। चाहती हूँ कि इन लोगों के दरमियान कोई रिफ्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहूँगी कि ये दो भाई आज दिन तक मैंने नहीं देखा कोई मुख्तलिफ बप्पी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम भिजवाया है और उन्होंने कहा है कि मरियम का फैसला कर लें। देखिए, वो पैगाम इन्हीं के हाथ भेजा होगा, मुझे तो इसका इल्म नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी पार्टी में बैठी हूँ। सहूलतकार आप थे, यू वर द फैसिलिटेटर। ये इसका मतलब है इन्हीं के जरिए पैगाम दिया होगा। यहाँ ये पैगाम इस किस्म का है ना, वो भेजते हैं। और जिस जगह पे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है, सुने, मरियम नवाज साहिबा वहाँ इसलिए नहीं आती कि वो पार्लिमान की मेंबर नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। PDM शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात थी, तब भी मरियम नहीं थी, पार्लियामेंट मौलाना साहब नहीं थे। देखिए, लाहौर में जो कल मीटिंग थी उसमें मरियम साहब मौजूद थी, एसर इकबाल साहब भी थे, शहबाज साहब भी थे, हमजा साहब भी थे, एसर इकबाल साहब भी थे। असल चैलेंज जो है वो महंगाई है, माशी इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सो फार हमें दिख रहे हैं कि वो बेहतरी की तरफ गामजन है, लेकिन असल जो चैलेंज है वो महंगाई है। अवाम तक उसका वो ट्रांसफर होगा, वो इम्पैक्ट, तो फिर समझेंगे कि हाँ आपकी जो है वो पाँव पे खड़े हो गए और आगे बढ़े। जब 3 साल पहले हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त जो फिगर्स थी वो इंतहाई डिप्रेसिंग किस्म की थी। अगर आप सिर्फ उस वक्त का जो ग्रोथ रेट है, जैसे कि मैडम की पार्टी क्लेम करती है कि जी 5% का GDP ग्रोथ छोड़ के गए, 5.8, मैं जी 5.8 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, ये कर लेना। तो इतनी ग्रोथ छोड़ के, लेकिन ये भूल गए कि उस वक्त $20 अरब का हमारा जो डेफिसिट करंट अकाउंट है वो $20 अरब पे भी था। उस वक्त ये भूल गई कि हमारी रेमिटेंस तकरीबन 0 रेटेड रेमिटेंस हो चुकी थी, यानी कि यहाँ से जो पाकिस्तान पैसा जा रहा था और जो आ रहा था वो नेट में 0 हो रहा था। वो हमें जो फिगर हमें जो फिगर फजिंग की जो इल्ज़ाम दे रहे हैं, आज अगर 3.94% पे हमने प्रोजेक्शन दी है कि 30 जून को हमारी ये फिगर होगी,
तो उसके साथ 23 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद हैं। 2.1 अरब डॉलर की अप्रैल में रेमिटेंसें जो कि रिकॉर्ड है पड़ी। हम एक्सपोर्ट की फिगर अगर 26.5 अरब डॉलर प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि 30 जून 2021 को होगी, तो पाकिस्तान में इससे पहले इतनी रेमिटेंसेज नहीं हुई। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की अगर बात करें 2.8% उसकी ग्रोथ आई है, तो दुनिया ने देखा, एक तो अल्लाह का मेहरबानी थी कि गंदम की फसल जो है 2 करोड़ 70 लाख मैट्रिक टन, ऊपर से गन्ना 8 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन हो गया, मकई और जो चावल है वो 26 लाख मैट्रिक टन भी चले। सो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन काइंड। लेकिन उस चीज़ के साथ आप देखें सर्विसेज 4.4% पे ग्रोथ कर गई। सर्विस में जो इंपॉर्टेंट फील्ड था वो होलसेल मार्केट्स और रिटेल मार्केट्स थी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो महंगाई का आप एलिमेंट करें, उन्होंने इस वक्त 8.9% पे ग्रोथ किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 7.3% पे ग्रोथ करी। जब इतने सारे सेक्टर्स इकट्ठे मूव कर रहे हों तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की फिगर अब संभाल ली है। सो ओवरऑल अब हुआ ये है कि आपकी जो ओवरऑल सिनेरियो है, यानी कि जो फिगर्स हैं वो अब कंट्रोल में आ गई। अब उसके जो समरात हैं, अब उसके बेस तक पहुंचे। समरात से आखिरी चीज एक क्लियर कर दूं, सिर्फ समरात में अब 2 किस्म की आबादियां, एक आपकी ये रूरल इकॉनमी और एक अर्बन है। रूरल इकॉनमी में ये हालात है कि मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ मुल्तान का। मेरी ज़मीन का जो एकड़ काश थी, रेंटल वैल्यू थी पिछले साल वो 65,000 रुपये एकड़ थी, अब मुझे 93,000 रुपये एकड़ इस वक्त ऑफर हुई है। सो 30,000 रुपये एकड़ पर साल का मेरी आमदनी में इजाफा हुआ है। और जो छोटा काश्तकार इस वक्त पंजाब या केपी सिंध में बैठा है, उसे जब उसने 300 रुपये मन गंदम अपना गन्ना बेचा, जब 1800 रुपये के हिसाब से गंदम बेची, जब वो चावल 1900 रुपये पर सुपर कर्नल बेच के आया, तो उसके घर में जेब में पैसा आ चुका है। अब इशू ये है कि महंगाई के जो एलिमेंट जो एक शाम को टेप रिकॉर्डर 7 से 11 तक चलता है, आटा घी और महंगाई का, वो ये है कि जब गंदम महंगी होगी तो आटा ला महला। इस वक्त पंजाब में गंदम 1950 रुपया मन पंजाब में है, सिंध में 2050 में प्राइवेट का रेट है। 1950 गंदम लेने के बाद 2200 रुपये का मन आटा ऑटोमेटिक ला महला होना ही होना। ये हमारे बस में नहीं है। अगर तेल की बात की जाए, जिसकी पेट्रोलियम का बार है, कहते हैं जी बार बार रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले साल जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, उस वक्त अगर सिर्फ नहीं कोविड स्टार्ट किया ना, आप जनवरी 1 की फिगर लेता हूँ, $47 पे ब्रेंट क्रूड जो है ना ट्रेड कर रहा था, आज $62 पे। बहुत अच्छे हैं। आप जब आप आए और ये कहते हैं 5.8 हमारा जीडीपी था, आपके आने के 1 साल बाद इंपोर्ट लेड इकोनॉमी थी इनकी ना, $60 अरब का इंपोर्ट कर ली तो इतनी ग्रोथ दिखाती। अगर हम ये भी कह दें कि इनके फिगर्स फर्स्ट थे, फॉर एग्जांपल लेट मी कंसीव दिस, कन्विंस myself, 1.9 पे आप लोग हुए, फिर आप लोग -0.54 पे चले गए, और अब आप आ गए 3.5 पे, ठीक है, 3.9 आई गेस। अच्छा, अब मुझे बताएं कि 2018 से 2021 में लोन कितना लिया आप लोगों ने, कर्जे कितने लिए? 500 मैं थोड़ा सर्च करूं, हमने हमारा जो टोटल लोन जो हमें मिला था उस वक्त 30 ट्रिलियन रुपीस, 30,000 खरब रुपए का लोन जब हमें स्टार्ट में दे के गए थे। लोन रीपॉ करने के बाद आज भी हम तकरीबन 22 या 23 खरब पे खड़े हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये आखिरी में 1.5 महीने की फिगर आपको कोई था। मैंने जब 1 अप्रैल को पहला प्रोग्राम किया था, उस वक्त 23 अरब डॉलर पे थे। जब मैं मई की 15 को आखिरी प्रोग्राम कर रहा था, मैंने फिगर ली था, हम 17.5 अरब डॉलर पे आए। हमने 7.5 अरब डॉलर सिर्फ 1.5 महीने में पे बैक किया। ये तो आपने पे बैक जी पे बैक किया। सो हमारी लोनिंग ओवरऑल नेचुरली हमारी नीचे चली गई, लेकिन आपके रिजर्व्स देखें ना कि आपके उसके साथ 23 अरब डॉलर के रिजर्व्स भी गए खड़े इस टाइम, यानी कि आपको फॉरेन इश्यूज अब इस वक्त किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 अब ये जो इंडिकेटर्स इन्होंने मुझे बताए हैं, इवन दो कि जो फार्मर्स का बताया, तो मैं तो इनसे फौरी तौर पे कहूंगी कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दें, क्योंकि अगर फार्मर इतना ग्रो कर रहा है और सब कुछ इतना हो रहा है, तो ये इस पे भी हम बात में कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मुझे बताएं कि जिन सम्राट की ये बात कर रहे हैं, ये सारे फिगर्स का खेल है ना, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा वाह भी वाह, सारे इंडिकेटर्स अच्छे हैं, मूडीज अच्छा इंडिकेट कर रहा है, एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर। एक क्वेश्चन और भी इनसे पूछ रहे हैं कि बम्पर क्रॉप हुई है वीट की, तो ये इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं वीट, और वो भी इतनी सब स्टैंडर्ड वीट तो इंपोर्ट हो रही है टीसीपी के साथ। कब हो रही है? ये कॉमर्स कमेटी में आज रिपोर्ट थी। गलत है। क्यों इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में वीट, और जिस जगह से इंपोर्ट हो रही है अभी भी इंपोर्ट हो रही है, अभी इंपोर्ट हुई है। पुरानी होगी, मैं आज कर देता हूँ। पिछले साल हमारी जो फिगर्स थी, प्रोडिक्शन थी कि 2 करोड़ 70 लाख मैट्रिक, हमारी जरूरत जो है ना पाकिस्तान की, वो 2 करोड़ 70 लाख मैट्रिक टन, वो आपको मिस हमारी प्रोडिक्शन नहीं, प्रोडक्शन थी हमारी 25.5 मिलियन टन, 2 करोड़ 55। अफगानिस्तान तो पिछले 30 साल से हो रही है, 5 लाख टन सिर्फ गई थी, लेकिन 15 मिलियन अपना 1.5 मिलियन टन यानी कि 15 लाख टन का वैसे ही शॉर्टफॉल भी आया था, जिसको इस साल भी कवर करना पड़ेगा। बम्पर क्रॉप होने के बावजूद अगर आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अपने रखने हैं तो 20 लाख टन इस साल भी हमें मंगवानी चाहिए,
क्योंकि रिजर्व्स हाँ, अगर हम नहीं लोग गवाह मेंटेन, रहे हैं, मैं स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स की मेंबर हूँ, ये पता कर रहे हैं बीबी सेक्रेटरी मैं जो साहब आपको 5 लाख चलें। टन सिर्फ मंगवाई चलें गई अभी थी, इतना गंदम से शॉर्ट निकलती हूँ, मैं ज़रा सम्राट पे भी जाती हूँ। अब मसला वही है कि फिगर्स फर्स्ट हैं, फिगर्स फर्स्ट नहीं है, कितनी इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, लेकिन असल में अवाम की हालत तब बदलेगी जब ये तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। जो सम्राट की बात हो रही है अवाम पर, वो कब तक होता आप देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अब इलेक्शन 2023 की तैयारी करना ही करना पड़ेगा? देखें, बात यह है कि जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है ना, ये जब से दुनिया बनी है, वो जो दिन गुजरता है उससे अगले दिन महंगाई बढ़ती है। ये मुस्लिम लीग नून वाले या पीपल्स पार्टी वाले आज शोर मचाते हैं कि महंगाई बढ़ गई। इनसे पूछें कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली थी, उस वक्त डॉलर का रेट क्या था और बाकी अशिया खुर्दोनोश जो हैं उनकी कीमतें क्या थीं। और डॉलर जब का रेट भी तो 2013 में तो पैसे की कदर कम हुई थी, ये तो अब जाके रुपया थोड़ा मुस्तहकम होना शुरू हुआ है, लेकिन आपको याद नहीं है जब पिछले दिनों कितना गिरा 2013 था? में पीपल्स डीवैल्यू हुई है करेंसी पीपल्स हमारी। पार्टी की हुकूमत गई, पीएमएलएन की हुकूमत आई, उस वक्त खाने पीने की अशिया की कीमतें क्या थीं और जब ये 2018 में गए उस वक्त क्या थी? चीनी की कीमतें आप क्या कह रहे हैं, महंगाई नहीं हुई? महंगाई नहीं हुई? महंगाई जो है हुई है, लेकिन जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा है ना कि सिर्फ इसी दौर में महंगाई हुई है। आप देखें, आप दिसंबर में, मेरी अर्ज सुने, आप मुर्गी के देखें, प्राइस बता दें आप। एक तारीख है कि भुट्टो साहब के दौर में 1 दिसंबर 1972 को भुट्टो साहब ने शुगर मिलों को वार्निंग जारी की कि आप चीनी की कीमतें कम कर लें वरना मैं नेशनलाइज कर लूँगा, और उन्होंने बाद में नेशनलाइज कर लिया। ये शुगर माफिया का सिलसिला जो है ये भी बड़ा पुराना है। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ माफियाज की हर दौर में परवरिश होती रही है। और अब ये जो शोर है ना, ये बंदा पूछे इनसे कि भाई आप पीपल्स पार्टी को अब 13वां साल जा रहा है सिंध में हुकूमत, मुसलसल उनकी हुकूमत है। उससे पहले भुट्टो साहब की हुकूमत थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 दफ़ा हुकूमत में रहीं। तो इन लोगों ने सिंध के लोगों के लिए क्या किया इतने अरसे में? और पीएमएलएन वाले अब कौन सी दूध की नहरें बहा देंगे आकर दोबारा इक्तदार में, जो ये 10 साल तक शहबाज शरीफ। इन्फ्लेशन रेट क्या है अभी? मेरा ख्याल है 11%, 11.6%, 11.6%। डे टू डे बेसिस पे। ठीक है, ये इन्फ्लेशन रेट हमारा हिस्ट्री में कभी नहीं रहा। नहीं, हिस्ट्री में 17% तक भी गया। जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई थी, जब अन्य में इवेंट्स होते हैं, चीज़ें महंगी होती रह गई हैं। इस वक्त सिर्फ अगर इस वक्त महंगाई की मेन रीज़न सिर्फ जो अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें जो हमारा इदारा शुमारियात ने दिए, वो फूड प्राइसेस की वजह से है कि गंदम जब 1400 रुपये मन से 1800 जाएगी तो लामाला आटा महंगा होना था। जब इंटरनेशनली $47 से $65 के ऊपर ऑयल जाएगा, जो इंटरनेशनल ऑयल जाएगा, तो यहाँ पे तेल महंगा होना था। आरबीडी पाम ऑयल जो घी बनाने में आता है वो $500-550 पे ट्रेड हो रहा है, पिछले साल $1100 पे आ गया। सो इंटरनेशनल चीजें यहाँ पे आपको इम्पैक्ट करेंगी। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं ये सोच रही हूँ, चीनी 52 रुपए किलो थी, आज 110। आपका दौर भी तो पुराना हो गया ना। 117 भी हुई है आपके दौर में मैडम। अच्छा, आप अपना दौर बता रही हैं, 2017 में चीनी जो है ना वो अच्छा चले 100 से ऊपर गई अब है। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के पास, पूरी पीडीएम के पास या अपोजिशन के पास अगर अवामी कोई इशू था तो वो महंगाई था। अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो बेहतरी की तरफ गामजन है, चाहे आप अगर एक्सपोर्ट उठा के देख लें, जीडीपी उठा के देख लें, फॉरेन रिजर्व्स उठा के देख लें, फिर आपके पास पॉलिटिक्स करने को पीडीएम के पास, अपोजिशन के पास क्या रह जाता है? इन्होंने तारीख बताई है 30 जून, तो मेरे भाई साथ ही बैठे हैं ना कि ये होंगे, ये नहीं कहा हो चुका है। और दूसरी बात ये है, किस चीज़ की 30 जून माजरत के साथ? मैंने बताया ना कि ये हम जो इस्लाहात कर रहे हैं माशी, उसके नहीं, लेकिन जो जीडीपी है वो आपका -0.4 से 3.95 पर आ गया है। और मूडीज के इंडिकेटर, मूडीज की ये ऑब्जर्वेशन अभी रिसेंट सामने आई है, उन्होंने कहा 22 तक आपका 4.5 या 4+ आपका टच करेगा। देखिए मेरी बात सुने, बहुत से इशू हैं। पहली बात ये है कि जो आटा अब आया, मैं स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स में हूँ, मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा कि ये आटा जब आता है, ये गंदम जब आप मंगवाते हैं तो इसकी क्वालिटी चेक नहीं होती। जब तक पाकिस्तान की फ्लोर मिल्स में किसी फ्लोर मालकान से आप बुला के पूछ लें, उनसे ये नहीं कहा जाता कि इस गंदम में पाकिस्तानी गंदम मिक्स करके आटा निकालने, वो रोटी नहीं बनती। ठीक है, मैं आपको ये बात, गरीब आवाम वही रोटी खाते हैं, ये लोग तो डबल रोटियां और चावल और क्या क्या रोटी सबने खानी होती है, डबल रोटी कौन खाएगा? नहीं, चले अच्छी चीज़ खाएं, वो फ्रांस की मिल्क है ना, वो ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब इन चीज़ों के खाने से सेहत ख़राब होगी, पेट की बीमारियाँ फैलेंगी, तो इसका जिम्मेदार भी हुकूमत का ही मान होगा। अच्छा चलें, अब मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि पॉलिटिकली मूव आप लोग आगे आने वाले दिनों में कैसे देख रहे हैं? मतलब मेरा ख्याल है कल
जो है डे आफ्टर टुमारो आई गेस पीडीएम की एक मीटिंग भी है। मीटिंग है। क्या आप लोगों ने प्लान किया पीपल्स पार्टी, क्योंकि अगर आप हुकूमत मुखालिफ तहरीक अभी भी वो ख्वाहिश और वो जज्बा रखते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे तो उसमें आपको पीपल्स अभी पार्टी तो का बजट साथ आ रहा है ना ईवान में, फिर? अभी तो हमने उस बजट को देखना है कि वो कितना एक अवाम दोस्त बजट है, ये कितना गरीब कत्ल दो बजट है, ये दुश्मन बजट है, ये तो देखा जाएगा जब बजट ले होगा। अभी तो बजट ले नहीं हुआ, तो मैं तो तो बजट की 11 बात ही नहीं जून कर को रही। बजट ले होगा, उसके हाँ। बाद ऑपोजिशन सारी एक प्लेटफॉर्म पे है। हम देखेंगे कि इस बजट में अवाम की बेहतरी के लिए अपोजिशन हम सारी माजरत के साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, है असेंबली ना। के अंदर एक प्लेटफॉर्म, अच्छा ठीक है, असेंबली के पीडीएम अंदर को है अलग लेकिन रखें, असेंबली को हम ईवान को अलग रखते हैं, उसमें हम सब इकट्ठे हैं। उसमें पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है, बाकी तमाम पार्टियां हुकूमत भी साथ मुखालिफ तहरीक चलाने का अभी भी कोई इरादा है? हैं। देखिए ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला किया नहीं, जाएगा फैसला तो किया जाएगा लेकिन कोई और आपकी इसके- अपनी नहीं, पार्टी का कोई इसके मैनिफेस्टो, बारे कोई में भी एजेंडा? मौलाना साहब बताएंगे जो इस पीडीएम के चेयरमैन हैं। आपकी और राय? नहीं, पीडीएम की मीटिंग होनी है परसों, ठीक है, सैटरडे को, उसमें लायामल तय किया जाएगा कि आगे हमने हुकूमत के लिए किस तरह टफ टाइम दे के चलना है। ठीक है, मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ। मुझे पता है आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम जान लेते हैं कि हुकूमत मुखालिफ बयानिए में भी अब कितनी जान है और कितना वेट है, ये हम जानते हैं ब्रेक के बाद। तुमने किससे मशवरा किया? पहले अपनी सास से और उसके बाद उनके कहने पर जरीबाजी से। वो महकमा बहबूदे आबादी की माहिर फैमिली वेलफेयर वर्कर हैं। उन्होंने मुझे माँ की सेहत और बच्चों की पैदाइश में वक्फे के मुतालिक बड़ी तफसील से समझाया था। तुम अपने घर के करीबी सेंटर चले जाओ, इत्मीनान से मशवरा करो और मियाँ बीवी मिलकर फैसला करो। समझदारी की बात, कुनबा बढ़ाएं तवाज़ुन के साथ। महकमा बहबूदे आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। अब खसारा बस उदारा। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ ये कि जैसे जब अभी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जो माशी आदाब बेहतरी की तरफ गामजन है, उसके बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में या हुकूमत मुखालिफ बयानिए में देखा जाए तो इतनी जान नहीं रहती और डेफिनेटली अगर होगा तो आवाम के सामने बड़े एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी, अगर इस पर आप ज़रूर अपनी बात कर लीजिएगा, लेकिन उसके साथ अब तीसरा मरहला आता है जो मैं प्रोग्राम में ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, वो ये कि जब आप माशी आदाब आपको हासिल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब हम क्रीज पे जम गए, आगे बढ़े, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिफॉर्म्स की बात है। और जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो व्हेन इट कम्स टू अपोजिशन, तो अपोजिशन इज रिलक्टेंट और साइलेंट और व्हाटएवर दे आर, तो उसमें भी आपको अब इनको ऑन बोर्ड लेकर कुछ हम एक्सपेक्ट करें कि अब अच्छी लेजिस्लेशन हो, बेहतर लेजिस्लेशन हो, मुस्तहकम पोजीशन यू हैव इन सेनेट एज वेल नाउ। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स, पिछली 2-3 मीटिंग्स मैंने अटेंड की, तो उसमें भी उन्होंने भी हमें भी यही कहा, देखें जब गवर्नमेंट ने आगे जाना और गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। ये बात नहीं हो सकती कि वो क्या करते हैं। और अब आपने शायद देखा हो कि हम किसी भी तौर पे हम में से कोई भी गुफ्तगू में ये नहीं कहता कि इन्होंने क्या किया, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि हम इस तरह की परहेज़ करें, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे आगे चलना है। अब जैसे मैडम ने कहा, मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा कि मैडम का ताल्लुक जो है इस वक्त शहबाज शरीफ ग्रुप से है और मरीम ग्रुप से नहीं है, क्योंकि जो आप उन्होंने कहा ना कि शायद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट जो है वो पीडीएम की है, उनकी नहीं है। सो जब ये चाहते हैं नून लीग, जब ये नून लीग में जाना है नून लीग में चले जाते हैं, जब पीडीएम में जाना चाहते हैं पीडीएम में चले जाते हैं। वो तो आपके जज्बात और मोहब्बत में देख रहा था उन दोनों भाइयों के लिए। मेरा जो नैरेटिव है वो मुस्लिम लीग होगा। अच्छा, लेकिन मैंने कहा मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मैं कदर करता हूँ। अच्छा, लेकिन कोई फर्क नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों भाई हैं और मैंने आपको छोटी सी इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद
एक हफ्ते के बाद ये तमाम पूरी मुस्लिम लीग नून ये एक्सप्लेनेशन देती पाई जाए कि मैंने ये जो कहा था, मैंने मरीम बीबी के बारे में नहीं कहा था, ये मैंने शहबाज शरीफ के बारे में, ये ऐसी कुछ देखने में आ रहा है। लेकिन हम इन चीज़ों से हट जाते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है। अब रिफॉर्म्स की ज़्यादा आपने बात की, देखें एक मिसट्रस्ट है इनमें हमारी जो अपोजिशन के साथ, और अब मसला ये कि अब ये चूचू का मुरब्बा भी बन चुका है। पहले एक अपोजिशन थी, वो ज़्यादा बेहतर था डील करना। आज जब मैं सेनेट में गया तो मैंने सेनेट के चेयरमैन से पूछा कि हमारी बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटियां अभी नहीं बन सकी, क्योंकि आगे चलना है। ये कमेटी जब के पास कारोबार नहीं जाता, बिजनेस नहीं जाता, वो प्रेजेंट नहीं हो सकता इजलास में, और मेरे बहुत सारे बिल हैं, मैंने भी पेश करने। उन्होंने कहा जी उसकी बात है, अपोजिशन के 4 हिस्से हैं, और पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा अलहदा मांग रही है, नून लीग अपना हिस्सा मांग रही है, जमीयत उलमा इस्लाम अपना हिस्सा अलहदा मांग रही है, सारे अपना अपना जो है ना वो हिस्सा मांग रहे हैं। ऐसे इश्यूज में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने इन्हें कहा कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आ जाएं। इन्होंने अब 50 के करीब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे, उसमें से 2 रिफॉर्म्स ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज के थे। हमने कहा ये मेजर हैं और बाकी भी हैं, किसी एक पे बात करना पसंद नहीं किया। एक नया, अभी अगर आपने फैफन की रिपोर्ट पढ़ी हो तो उन्होंने एक और रिफॉर्म की भी बात की है। उन्होंने कहा जी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ले आते हैं, जो FTP सिस्टम है, फर्स्ट पास दी पोस्ट, FPTP जो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम जो कि पाकिस्तान में चल रहा है, इसको खत्म करते हैं। यानी कि अगर आपने 50,000 एक वोट लिया तो आप जीत गए, मैंने अगर 50,000 लिया तो मैं हारा नहीं हूँ, मेरी रिप्रेजेंटेशन किधर जाएगी। तो उन्होंने कहा आप इसके बारे में डिस्कस करें। मैंने 2-4 जो अपने सेनेटर साहबान से उनसे डिस्कस किया, यार इसके ऊपर बात हो सकती है। उन्होंने यार हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारी अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा वो चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुकी हैं। सो कोई एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म ढूंढना इस वक्त अपोजिशन के साथ हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मैंने शुरू में कहा ना, कंस्ट्रक्टिव किस्म की जमहूरियत उस वक्त चलते जाते अच्छी अपोजिशन ना हो, और अपोजिशन अगर 4 हिस्सों में है तो वो किसी लाइन पे हमारे एक प्लेटफॉर्म पे बैठने को तैयार ही नहीं होती। हमने इस वक्त इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की थी, सिविल सर्विसेज के जो पंजाब में उनके लिए बात करना चाह रहे थे। आप देखिए उन्होंने कैसे काम करना है, पुलिस ने किसको रिपोर्ट करना है, उन्होंने सिविल DMG को रिपोर्ट करना है, नहीं करना, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वो कितना सर्विस कर सकते हैं। तो आप लोग खुद भी ला सकते हैं पुलिस रिफॉर्म्स के आपके दावे थे एक्चुअली कि जब के बाद आपने बहुत सारी पंजाब में चीजें लानी ऐसे थी। जो 2/3 मेजोरिटी मांगती हैं, और फिर पुलिस सेनेट रिफॉर्म्स कौन सी 2/3 मेजॉरिटी मांग पुलिस रिफॉर्म्स में सिविल जुडिशरी के जो रिफॉर्म्स है, सिविल सर्विस इकोनॉमी के रिफॉर्म्स मांग रहा था। हमें वहाँ पे रिफॉर्म्स ठीक है, हमें तो मेजॉरिटी, हमें तो पंजाब में भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वहाँ भी 7 सीटों का फर्क है सिर्फ। तो वही इशू हमारे पास नेशनल असेंबली, वो इशू हमारे पास सेनेट में है। आज सेनेट में एक हम क्लॉज हार गए, एक वोट से, एक जो दूसरे में यूनानिमसली जीत गए। सो इश्यूज हर जगह पे आते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो इनका माइंडसेट है ना कि अभी क्योंकि कुछ नहीं करना, 2 साल इलेक्शन का इंतजार करना है और कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि गवर्नमेंट को कोई एडेड सपोर्ट दे सके। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बारहा कह चुके हैं यार सिर्फ और कुछ नहीं, मेरे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जमहूरियत से अटैच्ड है। जिस किस्म के लोग इस सिस्टम में से इलेक्ट होकर असेंबलियों में आएंगे, उसी किस्म की गवर्नमेंट बनेगी, उसी किस्म का एक सोच बनेगी। इसमें से अगर बदमाश और अगर पैसे वाले लोग आने शुरू हो गए तो फिर आगे सिस्टम भी वैसा बनेगा। लेकिन वो है कि हमारा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म ही नहीं है। किसी एक मीटिंग, 4 मीटिंग्स हुई है हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, एक मीटिंग अपोजिशन आने को तैयार नहीं है। अच्छा, राना ताहिर साहब, आपको क्या लगता है कि जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो इस वक्त हमने देखा कि ऑल्दो कि ऐसी मिसालें हमें माजी में नहीं मिली, अपोजिशन को बड़ी शिकायतें होती थी कि हमें चोर डाकू कैद के मुखातिब करते हैं, इसलिए हम इनके पास नहीं जाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें एक अफसोसनाक खामोशी है इनकी तरफ से, मायूस कुन, कि ये रिफॉर्म्स पे बात नहीं कर रहे। अब रिफॉर्म्स चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, या नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से भी, तो इस पे क्या अपोजिशन के रवैये जो हैं वो मैं ना मानूं है, क्या है? ये देखें, इस अपोजिशन से ये तवक्को रखना, मैं समझता हूँ